नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CFO तथा महाप्रबंधक फाइनेंस श्री M.K. बालूका साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार और आपको धन्यवाद WCL संवाद से जुड़ने का मौका देने के लिए। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताएं कि आपकी निगरानी में कंपनी के वित्त विभाग द्वारा किन किन कार्यों को संपादित किया जाता है। वित्त विभाग की कार्यप्रणाली को मैं मुख्यतः 5 सेक्शन में विभाजित करना चाहूँगा। पहला सेक्शन कॉर्पोरेट अकाउंट्स, जिसका कि मुख्य काम वित्तीय लेखा जोखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का काम होता है और उसका ऑडिट करवाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट मुख्यतः होते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितनी भी कंपनी की कार्यप्रणाली होती है, हर एक्टिविटीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में उसका मेजरमेंट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दाहिनी तरफ आपकी आय रखी जाती है और बाईं तरफ में खर्च और जो भी लॉसेस है वो सब रखा जाता है। तो अगर आय का बैलेंस भारी हुआ तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी लाभांश अर्जित करने जा रही है, और आपका लेफ्ट हैंड साइड का अगर पल्ला भारी रहा तो कंपनी लॉस में जा रही है। और बैलेंस शीट, जिसको कि हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं, ये वित्त वर्ष के अंत में 31 मार्च को कंपनी की क्या वित्तीय पोजीशन है वो दर्शाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट मुख्यतः 3 एक्टिविटीज़ से हमारा कैश का जनरेशन होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। दूसरा सेक्शन जो कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट, 2 टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में SSC को अपनी आय पर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो SSC के रूप में इंडिविजुअल भी SSC हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी SSC हो सकता है, कॉर्पोरेट भी SSC होता है। तो WCL एज ए कॉर्पोरेट SSC के रूप में इसका लीगल स्टेटस है, और WCL को जिस भी वित्तीय वर्ष में प्रॉफिट होगा उस पर कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है उस हिसाब से टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। और जितने भी तरह का मंथली रिटर्न, TDS का, ये सब प्रक्रिया आपके डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आती है। इनडायरेक्ट टैक्स में आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत तरह के होते थे। सेस, एक्साइज ड्यूटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पहले भेंट होता था। तो 1 जुलाई 2017 से इनडायरेक्ट टैक्स को सबसम मर्ज करके आपस में GST एक्ट ले आया गया। पहले सर्विस टैक्स भी होता था जो कि सबको मिला के एक प्लेटफॉर्म पर ले आया गया। सिंस हमारी कंपनी माइनिंग कंपनी है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी भी देना पड़ता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ MP की खदानों के लिए और भी टैक्स है, MP गट्सवा टैक्स आता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स भी, उसका रिटर्न सबमिट करना, ये सब प्रक्रिया सब इस सेक्शन के लोग करते हैं। तीसरा सेक्शन जो है कॉर्पोरेट ट्रेजरी या फंड और कैश सेक्शन, जिसको कि हम लोग सरल भाषा में लिक्विडिटी कहते हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए समय पर पैसे की उपलब्धता, मुख्य उद्देश्य इस सेक्शन का यही होता है कि समय पर पैसा हो ताकि हम सैलरी पेमेंट, गवर्नमेंट का ड्यूज टाइम से, सिंडिकेटर्स का पेमेंट, सप्लायर्स का पेमेंट टाइम से, समय से कर सके। और जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इक्विपमेंट परचेज करना पड़ता है, उसका भी समय समय से इन्वेस्टमेंट, पैसे की उपलब्धता होती रहे। इस डिपार्टमेंट का उद्देश्य ये भी रहता है साथ साथ में कि फंड एक दिन के लिए भी आइडल नहीं रहे, ताकि उसमें हम कुछ इंटरेस्ट अर्जित कर पाएँ। प्रमुखतः हमारा बैलेंस करंट अकाउंट में रहता है जिसमें कि इंटरेस्ट मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग उस फंड को, अगर सरप्लस फंड कुछ बच गया तो उसको इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं ताकि अगर कल ही पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, 2 दिन बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और 2 महीना बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि हमको साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी अर्न होता रहे। चौथा मुख्य विभाग कॉस्ट एंड बजट सेक्शन, जिसका कि
मुख्यतः बजटरी कंट्रोल का काम होता है। बजट भी दो तरह के बजट बनाए जाते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट जो कि मुख्यतः आपकी आय को अर्जित करने के लिए जो भी उस साल में खर्च की ज़रूरत पड़ती है उसको हम रेवेन्यू बजट करते हैं। और कैपिटल बजट के रूप में आपका इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करना पड़ता है, इक्विपमेंट परचेज करना, लैंड परचेज करना। और पांचवा डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इसमें जितने भी तरह के बिल पासिंग का काम है, सैलरी पेमेंट का काम है, पेरोल, टीए बिल, मेडिकल बिल, तो मुख्यतः वित्त विभाग को 5 सेक्शन में बांटा गया है। सर, आपने कॉरपोरेट अकाउंट्स का जिक्र किया। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी की वित्तीय स्थिति हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की कृपा करें। यहाँ पर 3 मेन पैरामीटर्स आते हैं, कोल प्रोडक्शन, डिस्पैच और OBR। वित्त वर्ष 21-22 में हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस तीनों में पॉजिटिव ग्रोथ रहा। परफॉर्मेंस हमारे वित्तीय में भी रिफ्लेक्ट किया। वित्तीय स्थिरता वो आपको इससे पता चलेगा कि वित्त वर्ष 2021-22 में हमने PBT, जिसको कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, 1259 करोड़ कंपनी ने अर्जित की। और ये 2005-06 के बाद 4 डिजिट्स में फिगर कंपनी ने अर्जित किया। और 5 वर्ष बाद कंपनी पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होती है कि PBT से हम अदर इनकम को, दैट मीन्स इंटरेस्ट इनकम को या अदर इनकम को माइनस कर देते हैं, तो हमारी माइनिंग प्रक्रिया से जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और रियलाइजेशन एवर हाईएस्ट हमारा रहा 20,900 करोड़ रुपया। WCL की हिस्ट्री में दिस वन इज़ द हाईएस्ट। 31 मार्च 2020 को हमारी कंपनी 1,080 करोड़ के बोरोइंग पर थी, हमने लोन लिया था। और 21-22 में वित्तीय अवस्था ऐसी रही, हमारा परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा कि हम आज के दिन में 2,000 प्लस सरप्लस फंड लेके चल रहे हैं। किसी भी कॉरपोरेट का असेसमेंट करने के लिए नेटवर्थ का माइनस होना, सोच लीजिए कि अलार्मिंग सिचुएशन में कंपनी आ गई है। मार्च 2020 में कंपनी का नेटवर्थ 370 करोड़ के आसपास था, जिसमें कि 997 करोड़ कंपनी का पेड अप कैपिटल है। नेटवर्थ में पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व या मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिला के नेटवर्थ होता है। तो ये वित्तीय वर्ष का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। कोरोना का विपरीत परिस्थिति में भी कंपनी ने 352 करोड़ का प्रॉफिट किया था, तो इसलिए हमारा नेटवर्थ निगेटिव भी नहीं हुआ था। और 20-21 में कंपनी का नेटवर्थ 550 करोड़ के आसपास था और 21-22 में कंपनी का नेटवर्थ 1550 करोड़ हो गया। ये कंपनी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वित्तीय परफॉर्मेंस का श्रेय देना चाहूँगा तो हमारी कंपनी के मुखिया आदरणीय मनोज कुमार साहब, कंपनी के निदेशक मंडल, जिन्होंने समय समय पर अपना मार्गदर्शन इस कंपनी को दिया है। हमारे कोल परिवार का हर सदस्य अपने जी जान से लगा रहा। माइनिंग एक्टिविटीज़ एक दिन के लिए भी बंद नहीं रही। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी श्रमिक वर्ग कंधे से कंधे मिलाकर मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करके अपने प्रोडक्शन को जारी रखा गया। साथ ही साथ हमने OBR में अच्छा खासा पॉजिटिव ग्रोथ किया। उसकी वजह से कंपनी 20-21 में भी 352 करोड़ की प्रॉफिट अर्जित कर पाई। सर, कोयले की मांग तथा WCL की निरंतर उपलब्धियों को देखते हुए आप इस कंपनी के भविष्य को किस तरह देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ने का है। उसके बाद आगे का प्रोग्राम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी जाने का है। उस इकोनॉमी के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। आपकी कोयले की डिमांड में किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। हाँ, एक कंपटीशन हम लोगों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कोयले की डिमांड को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट माइनिंग भी आजकल अलाउ कर रही है। देश का भी उद्देश्य है कि कार्बन जीरो, तो ये इसका इफ़ेक्ट 2050 के बाद में
आपका जब हम रिन्यूएबल एनर्जी पर फुल्ली डिपेंड हो जाएंगे। तो इसलिए इस कंपनी का भविष्य किसी भी रूप में अंदेशा करता हूं कि ग्रोथ ही रहेगा, उज्जवल रहेगा। सर, WCL कर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हमारी श्रम शक्ति ही है जिसके बलबूते पर यह कंपनी आज इस जगह पर खड़ी हो गई। टीम पूरे कंधे से कंधे मिलाकर मैनेजमेंट के साथ चलती है। इसी तरह से वो अपनी कंपनी की भलाई के लिए लगी रहे, सो दैट कंपनी दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। ये WCL संवाद जो प्रक्रिया आप लोगों ने आरंभ की है, इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा। कंपनी के स्टेक होल्डर को उसकी कंपनी किस दिशा में जा रही है जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब आपकी कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो इसमें आम जनता भी स्टेक होल्डर बन जाती है PSU होने के नाते। तो आपका जो प्रयास है हर स्टेक होल्डर के पास कंपनी की बारे में जानकारी टाइम टू टाइम पहुंचना, कंपनी की क्या गतिविधि है उसके बारे में जानकारी होना, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रयास है जो आपके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आपका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। थैंक यू सर। साथियों, आपने WCL संवाद कार्यक्रम को खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।